नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत स्वाभिमान आंदोलन के पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव दीक्षित की, जो कभी बाबा रामदेव के साथी हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। आखिर क्यों उनकी मौत के एक दशक बाद भी उनके वीडियो YouTube पर लाखों में देखे जाते हैं और करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं? आखिर क्यों राजीव दीक्षित के सहयोगी और समर्थक ये दावा करते हैं कि उनकी मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या करवाई गई थी? आखिर क्यों राजीव दीक्षित के समर्थक बाबा रामदेव को उनकी हत्या का दोषी मानते हैं? आखिर क्या थी राजीव दीक्षित की कहानी? आखिर क्यों उनकी मौत विवादों के घेरे में आई? आइए आज हम ये जानते हैं। जब अंग्रेज आए और यहाँ उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूं। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए और ये बताया कि दुनिया के बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा तो आज के जो संत हैं तो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूँ कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। जिस दिन आप निःशुल्क शिविर लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि आप संत हैं, क्योंकि आपने जिस गुरु से सीखा उसने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आप कैसे शुल्क ले रहे हैं किसी ज्ञान के लिए? ये तो ज्ञान को बेचना हुआ और ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोई भी संत को पैसा लेना ये बहुत बड़ा पाप है। संत के लिए तो है कि पैसे को छूना भी नहीं, क्योंकि उससे ऐसा पैदा होती है, लालच। और उनका लालच पता है कितना बड़ा है? 100 कोटी इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटी इकट्ठा करूंगा। पहले जब वो निकले थे योग प्राणायाम सिखाने तो कहते थे 100 कोटी आएगा तो बस, अब 100 कोटी से बहुत जास्ती आ गया, 600 कोटी आ गया, अब कहते 1000 कोटी आएगा तो बस। तो टाटा बिरला और रामदेव में अब क्या अंतर है? 8 नवंबर 2016 का वो ऐतिहासिक दिन तो शायद आप नहीं भूले होंगे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को अचानक से 8 बजे टीवी पर आए और 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसी वक्त अचानक एक आदमी मीडिया की सुर्खियों में आने लगा और वो व्यक्ति था राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जिनकी मौत 2010 में हो चुकी थी, तो फिर अचानक से 2016 में इनका नाम निकलकर सामने क्यों आया? इसका एक कारण है ये वीडियो। वो ये है कि अगर अपने 400 सांसद जीतकर संसद में आ जाएं, तो एक रात में संसद में एक प्रस्ताव करवा देंगे कि 15 अगस्त 1947 को पहला नोट जो छापा रिजर्व बैंक ने और 2014 तक जितने नोट छपे हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, ये सब नोटों के नंबर और सीरीज हमें मालूम है, ये सारे नोट वापस लिए जाते हैं। एक रात में ऐलान कर 6 महीने का समय दे दें कि 6 महीने में ये सारे नंबर जो है ना इनवैलिड है, जिसके पास जितना है जमा कर दो लाके रिजर्व बैंक। वो ये कि हमारे देश में आजकल 1000, 500 और 100 के नोट बहुत ज्यादा चलते हैं, 50, 20, 10 के नोट बहुत कम है। कुल करेंसी का 85% 1000, 500, 100 के नोट है और 15% छोटे नोट है। परिणाम उसका यह है कि पाकिस्तान जाली नोट बना के भारत में डालता रहता है। हर साल पाकिस्तान से 18-20 हजार करोड़ के जाली नोट आते हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, और वो भारत में मिला देते हैं। माने हर साल 15-20% नकली करेंसी आ जाती है इस देश। वो हमारा सिर दर्द है। हमने उसके लिए एक योजना बनाई है
कि पाकिस्तान ये जाली नोट डाल के जो भारत में बर्बादी लाना चाहता है, हम पाकिस्तान का इरादा पूरा नहीं होने देंगे। हम क्या करना चाहते हैं? 1000, 500 और 100 के नोट ही खत्म करना चाहते हैं। जुखाम से लेकर कैंसर तक की सभी बीमारियों का इलाज के जो दावे आज रामदेव बाबा करते हैं, उनकी शुरुआत इसी शख्स ने की थी। वो कहता था कि पिछले 20 सालों में वो कभी बीमार नहीं पड़ा, अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुखाम ठीक कर लेता था। समर्थकों की माने तो ये शख्स आज यदि जिंदा होता तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बाबा रामदेव से भी बड़ा। लेकिन फिर मात्र 43 साल की उम्र में लाखों लोगों का आयुर्वेद से इलाज करने वाला खुद दिल का दौरा पड़ने से कैसे मारा गया? मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था और दुर्भाग्य देखिए कि इसी तारीख यानी उनके जन्म दिवस पर 30 नवंबर 2010 को उनकी मौत हो गई। एक दौर में राजीव दीक्षित की लोकप्रियता बाबा रामदेव से भी ज़्यादा थी। पहली बार सुर्खियों में राजीव दीक्षित भोपाल गैस की त्रासदी के बाद आए, जब उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन कार्बाइड घटना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहाँ से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और उन्होंने देश भर में घूमकर भाषण देने शुरू किए। इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना करने लगे। एक भाषण में वो कहते हैं कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है और इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित कहते हैं कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिजिटलाइज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। ऐसी ही कुछ और ये बयान हैं जिनसे उनको खूब प्रसिद्धि मिली। वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन पेप्सी की ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी पेप्सी पीने से आंतें खराब हो गई थी। वो हर जगह ये भी कहते हैं कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं नहाती, वो बेसन में मलाई डालकर नहाती है। वो ये बात पूरे देश को नहीं बताती, वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत हो जाएंगी। राजीव दीक्षित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए थे। दावा किया जाता है कि रामदेव को उन्होंने ही देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया था, जिससे रामदेव बेहद प्रभावित हुए और दोनों ने इस पर एक साथ काम करने के लिए सहमति जताई। दोनों ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें मुख्य मुद्दा था काला धन भारत वापस लाने का। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित ने योजना बनाई थी कि लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और 2014 में देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी करेंगे। यही वह दौर था जब बाबा रामदेव से ज़्यादा संगठन में राजीव की चर्चा होने लगी थी। देश भर में घूम घूम कर देशवासियों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रति अलख जगाने वाले स्वदेशी प्रचारक राजीव दीक्षित ने विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया था, जिसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव के साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया, जिसके जरिए लाखों लोगों तक स्वदेशी अपनाने का संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पतंजलि की सफलता की पटकथा राजीव दीक्षित ने ही रची थी, लेकिन अब वो रामदेव के कुछ करीबी और विदेशी कंपनियों की आंखों में चुभने लगे थे। 29 नवंबर 2010 को उनका दुर्ग जिले के बेमतरा में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वो दुर्ग निवासी दयाशंकर, जो कि भारत स्वाभिमान आंदोलन के पदाधिकारी थे, उनके साथ कार से बिल्हई के लिए रवाना हुए। रास्ते में पसीने के साथ उन्हें बेचैनी हुई तो उन्होंने दयाशंकर से बाथरूम जाने के लिए कहा। दयाशंकर उन्हें पास के ही एक आश्रम में ले गए, जहां वो काफ़ी देर से बाथरूम से जब बाहर नहीं आए तो दयाशंकर ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़वाया तो उन्हें राजीव दीक्षित बेहोशी की हालत में मिले। एलोपैथिक चिकित्सा के धुर विरोधी रहे। राजीव दीक्षित ने हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद आयुर्वेदिक दवाइयों से अपना
इलाज करेंगे, लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो बाबा रामदेव ने उन्हें फ़ोन करके समझाया तो वो अस्पताल जाने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन इस फ़ोन की कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने उनका प्रारंभिक उपचार तो किया, लेकिन हृदय रोग से संबंधित बेहतर इलाज की सुविधा नहीं होने के चलते उन्हें BSR अपोलो अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर दलीप रत्नानी के देखरेख में उपचार शुरू हुआ, लेकिन रात 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो गई। इसके बाद राजीव दीक्षित का शव चार्टर्ड प्लेन से उनके घर भेजने की बजाय हरिद्वार में लाया गया। राजीव के समर्थकों का कहना है कि उस दिन राजीव का शव नीला और बैंगनी कलर का पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले और नीले रंग का खून जमा हो गया था। द प्रिंट में छपे एक लेख के अनुसार ये देखकर राजीव दीक्षित के एक पुराने साथी मदन दुबे और उनके साथियों को शक हुआ कि ये कोई स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। ये देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की और बाबा रामदेव से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। उनका निवास स्थान उस जगह से जहां पर राजीव दीक्षित का शव रखा था करीब 20 मिनट की पैदल दूरी पर था, लेकिन बाबा रामदेव ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के मुताबिक ठीक नहीं है। लेकिन बाद में बाबा ने हंगामा होता देख उन्हें कहा कि चलो वहीं चलकर देखते हैं क्या हो सकता है। बाबा अपनी कार में सवार होकर वहां के लिए रवाना हो गए, जबकि मनोज दुबे और उनके साथियों के पास कोई साधन नहीं था, तो वहां से वो पैदल ही रवाना हुए। कि मेरे भाई की बॉडी नीली और जामुनी क्यों पड़ी है, तो मेरे मन में सर मेरा खराब हो गया और मैंने कहा कि मुझे अब जो करना चाहिए वो मैं करूंगा। तो मैंने लोगों से बात की और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में 50 लोग थे कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने लेटर लिखकर अपनी साइन लेकर ये कि जब आपको आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आपको ये पहुंचाया जाता है कि मैसेज दिए जाते हैं, आपको लेटर में भी दिया जाता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए और सारा देश आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हो। और आज से ये पूरे देश में ये बात है कि शायद हो सकता है कि रामदेव बाबा ने ही या उनके ही किसी व्यक्ति ने इनको ये की है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने एक हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में डाला, क्यों? दूसरी बात कि उनकी बॉडी नीली पड़ी तो आपने मुझे, जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता। और अगर आपने ये किया है तो आप इस पीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे देखिए, अगर उन्होंने कहा मुझे उस वक्त की, तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा सा ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ वो पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी ये कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। और इस बात को मैंने उनका विरोध किया, हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी मैं आपसे इससे ये नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, मुझे पोस्टमार्टम चाहिए ही चाहिए। एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए और वहां पे जाकर वो अनाउंस कर रहे कि मुंबई से आए हुए साथी कहाँ हैं जो बोलते हैं, तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेज 1 तक नहीं पहुंच सकते। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी निलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई। तो एक लेडी भी वहाँ पे थी जिसका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो नाम नहीं लेना ही ठीक है। तो उस डॉक्टर ने भी बाबा के इस व्याख्यान के बाद में उन्होंने उंगली उठा के कहा था कि आप जो बोल रहे हैं ना ये सारी बातें झूठ है। वो वहाँ पे डॉक्टर रह चुकी है 1.5 साल तक। उस लेडी ने कहा था कि राजू भाई के ये संदेहास्पद है, राजू भाई के पीछे क्या क्या हो रहा था ये मुझे पता है। उस लेडी को पता था, राजू भाई ने कुछ बातें उससे शेयर की थी और राजू भाई को शायद ऐसे भी कुछ बड़े बड़े बातें पता चली हो
कि जो जिससे वो ना ये हुआ हो। यह अंतिम संस्कार कई सवाल पैदा करता है। क्यों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? क्यों तय वक्त से पहले ही राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार हड़बड़ी में कर दिया गया? बाबा रामदेव ने कई बार आस्था टीवी पर कहा है कि उन्होंने उस रोज राजीव से करीब 4 घंटे तक फ़ोन पर बात की थी। उसे समझाया था कि हॉस्पिटल चला जा और इलाज करवा ले। उस वक्त राजीव के साथ उसका भाई प्रदीप भी मौजूद था। दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की। उसके भाई को उसके पास बैठा रखा था, भिलाई में उसका भाई उसके साथ था, वो जीवित है उसका भाई भी अभी। लेकिन इसके जवाब में राजीव के भाई प्रदीप ने द प्रिंट की एक रिपोर्टर को बताया कि जब उन्हें पता चला कि राजीव की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उन्होंने फ़ोन किया तो रामदेव बाबा के आदमियों ने कहा कि राजीव की हालत ज़्यादा ख़राब है और वो फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। तो बाबा ने उनसे 4 घंटों तक कैसे बात की? दूसरा, बाबा ने कहा कि जब उन्होंने राजीव से बात की तो राजीव के साथ उनका भाई प्रदीप था, लेकिन प्रदीप का ये कहना है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक राजीव की मृत्यु हो चुकी थी। बाबा रामदेव ने आस्था चैनल पर यह भी कहा कि उन्होंने राजीव दीक्षित के इलाज पर 25 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके जवाब में राजीव के समर्थकों ने राजीव के YouTube चैनल पर वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए जिसके मुताबिक 30,000 रुपये उस दिन हॉस्पिटल में जमा किए गए थे, जिसमें से राजीव के इलाज पर मात्र 27,169 रुपये खर्च हुए थे। तो यहाँ भी रामदेव बाबा झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे राजीव दीक्षित के माँ बाप जिंदा, उसका भाई जिंदा है, उसके लिए मैंने कम से कम 25 लाख उसके उपचार पर खर्च करवाए। सारे उसके वो इलाज के डॉक्यूमेंट है। साथ ही बाबा रामदेव ने आस्था टीवी पर यह भी कहा कि राजीव को हार्ट, बीपी और शुगर की बीमारी थी, जबकि उनके भाई का ये कहना है कि राजीव को कोई बीमारी नहीं थी और कभी भी उन्होंने कोई दवाई नहीं ली। आखिर रामदेव बाबा इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? उसके खानदान में डायबिटीज है, उसको हार्ट अटैक है, उसको पहले भी माइल्ड अटैक आया, को शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूँ, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। राजीव की मौत आज भी एक रहस्य है और बाबा रामदेव राजीव के सहयोगी और समर्थकों के लिए एक अपराधी। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।